आइए आज हम स्टडी करेंगे उदाहरण नंबर 1.7। तो कह रहा है चित्र 1.10 में दर्शाए अनुसार किसी समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर स्थित आवेशों Q, Q तथा -Q पर विचार कीजिए। प्रत्येक आवेश पर कितना बल लग रहा है। तो बल को निकालने के लिए जब हम पढ़ रहे थे वेक्टर चैप्टर सदिश वाला, तो उसमें फार्मूले बताए गए थे। तो अब यहाँ पर मोटी मोटी भाषा में अगर हम समझें तो कूलाम ने बताया था कि अगर 2 पॉइंट चार्ज रखे हों तो उनके बीच जो मिलाने वाली रेखा होती है उसी के अनुदिश बल लगता है। अब चूंकि ये और ये दोनों Q और Q हैं, यानी दोनों समान चिन्ह वाले चार्ज हैं, यानी समान आवेश हैं, मात्रा भी समान है और चिन्ह भी समान है। तो जब चिन्ह समान होता है तो हमने पढ़ा था कि प्रतिकर्षण बल लगता है। तो अगर इस Q1 पर इसके कारण देखा जाए तो इधर को बल लगेगा, तो इसलिए F13 1 पर 3 के कारण तो 13 लिखा जाता है। जिसके कारण उसको बाद में, जिस पर उसको पहले, तो 1 पर लग रहा है तो 1 लिखा है, और 2 के कारण लग रहा है तो 2, 3 नहीं 2, तो F12 हो गया। अब अगर जो है इस पर बात करें तो 1 के कारण 2 पर लग रहा है तो इसलिए F21 लिखा गया। अब अगर हम इस आवेश की बात करें तो 1 और 2 के बीच देखिए तो ये Q है और ये -Q है। तो जाहिर सी बात है कि आवेश की मात्रा तो समान है लेकिन चिन्ह विपरीत है। तो विपरीत चिन्ह वाले एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये इसको आकर्षित करेगा, इसको आकर्षित करेगा। तो Q1 पर Q3 के कारण तो F13 हो गया। इधर को बल लगेगा क्योंकि ये आकर्षित करेगा तो बल इधर को हो जाएगा। अब इस पर बात करें तो Q3 पर Q1 के कारण तो F31 ये लिखा है F31, तो ये इधर को हो जाएगा। अब इसी प्रकार अगर इन दोनों में बात करें कि इस पर इसके कारण तो Q2 पर Q3 के कारण तो F23 हो गया। 2 जिस पर लग रहा है, 3 जिसके द्वारा लग रहा है। इसी प्रकार इस पर बात करें Q2 के द्वारा तो F32, 3 पर लग रहा है तो 3 पहले, 2 के द्वारा लग रहा है तो 2 बाद में। आकर्षण है तो इधर को निशान लगा है। तो इस प्रकार से ये बलों का जो तीर का निशान है कि इधर को बल लगेंगे वो हमने बना लिया। अब देखिए इस पर तो एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, तो इसका परिणामी इन दोनों के बीच से जाएगा। इसके समांतर एक रेखा खींच देंगे, इसके समांतर एक रेखा खींच देंगे। जैसा सदिश वाले चैप्टर में हम लोगों ने समांतर चतुर्भुज योग का नियम पढ़ा था। तो इसके समांतर इधर खींचेंगे, इसके समांतर इधर खींचेंगे, तो जहाँ पर ये काटेंगे दोनों रेखाएं वहाँ पर एक तीर का निशान इधर लगाएंगे। यही बल F1 का परिणामी होगा, यानी यही F1 होगा, F13 और F12 का परिणामी, जिसको हम F1 कहेंगे। इसी प्रकार इधर की बात अगर करें तो F21 होगा और ये F23 है, तो इसके समांतर एक रेखा इधर खींच देंगे, इसके पैरेलल ये, इसके पैरेलल ये। तो ये जहाँ पर भी काटेंगी एक दूसरे को रेखाएं तो वहाँ से इसका मिलान कर देंगे। तो ये F2 जो है हमारा F23 और F21 का परिणामी बल होगा, यानी रिजल्टेंट फोर्स होगा, और इसकी दिशा ये होगी। इसी प्रकार अगर हम इसकी बात करें तो F31 इधर को है, F32 इधर को है, तो इसके समांतर इधर रेखा खींच देंगे, इसके समांतर ये, इसके समांतर ये, और जहाँ पर ये दोनों काटेंगे यहाँ से एक तीर का निशान लगा देंगे, यानी वेक्टर यानी सदिश खींच देंगे, और यही दिशा हो जाएगी F31 और F32 की रिजल्टेंट फोर्स यानी परिणामी बल, जिसको हम F3 कहेंगे क्योंकि ये Q3 चार्ज है। इसको F1 कहेंगे क्योंकि Q1 चार्ज है, इसको F2 कहेंगे क्योंकि Q2 चार्ज है। तो ये इस प्रकार से हमारे पास ये फिगर तैयार हो जाएगा।
अब कौन सा बल कितना है इसको निकालने के लिए हम लोग फार्मूला यूज करेंगे। वेक्टर में हमने पढ़ा था, तो F1 अगर निकालना है तो F1 हमारा हो जाएगा, इसको मॉड ऊपर तीर का निशान लगा देंगे, इससे पता चलेगा कि चिन्ह से नहीं मतलब है, हमें केवल परिणामी से मतलब है। तो ये हमारा हो जाएगा तो ये फार्मूला हमारा होता है F डैश इक्वल टू होता है, वैसे F इक्वल टू होगा वैसे यहाँ पर। तो ये फार्मूला अगर देखा जाए तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि कोई बल है तो उसका परिणामी, तो F बराबर हो जाएगा F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। ये फार्मूला हमारे पास होता था। तो इसको इसी तरह लिखेंगे। तो F1 कितना है हमारा, ये देखिए, चूंकि ये Q फोर्स है, ये भी Q है, तो ये जो ये F13 है, F12 है, ये सब का अगर परिणामी देखा जाए तो ये F के ही बराबर होगा। तो अगर हम ये F पर बात करें तो मॉड ऑफ कह दें, चाहे मॉड ऑफ कहें या इस तरह लिख दें, ये वेक्टर है, अगर संख्या निकालेंगे तो यहाँ पर मॉड लगा देंगे। तो F1 हमारा F हो जाएगा प्लस F2 भी हमारा F हो जाएगा, क्योंकि सब Q ही है। और 2F1 की जगह F और F2 की जगह F लिखेंगे तो F स्क्वायर हो जाएगा इनटू ये हमारा cos थीटा है, तो cos 120 डिग्री हो जाएगा। कैसे, ये समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज के सारे कोण 60 डिग्री होते हैं, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। और ये पूरी अगर रेखा को आगे बढ़ा दिया जाए तो ये पूरा एंगल 120 डिग्री होगा। तो ये इतना 60 अगर हटा दिया जाए 120 में तो इतना बचेगा, पूरा ये एंगल 180 डिग्री हो गया। पूरी सरल रेखा 180 डिग्री की होती है, तो 160 ये निकल गया, तो ये इतना कितना होगा 120 डिग्री। तो यहाँ पर 120 डिग्री रखा गया, तो ये हो गया अंडर रूट F प्लस F, ये स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर इंटू cos 120 का मान होता है -1/2, तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर, ये माइनस होगा तो -F स्क्वायर, तो ये -F स्क्वायर चले जाएंगे, तो अंडर रूट F स्क्वायर होगा। अब इसका अगर रूट हटाएंगे तो ये केवल F बच जाएगा। तो इस प्रकार से जो है ये F1 निकल आया। इसी प्रकार F2 निकालेंगे तो वो भी F आएगा, क्योंकि Q ये भी है, Q ये भी है। अब रही बात इसकी, तो इसमें अलग आएगा, क्योंकि इसमें भी 120 डिग्री एंगल है, ये भी देखिए 120 डिग्री एंगल है, तो दोनों में एक ही तरह आएगा। अब इसको निकालते हैं, तो इसको देखते हैं, तो फिर वही फार्मूला हम लोग लगा देंगे। तो F इक्वल टू अंडर रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर
ये F3 आएगा प्लस 2 F1 F2 cos थीटा। तो ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट अब ये एफ स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये भी एफ स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 एफ और एफ का स्क्वायर हो जाएगा, गुणा होगा तो इनटू ये देखिए एंगल कितना है 60 डिग्री, तो cos 60 का मान होता है 1/2। यहाँ पर 60 रखेंगे क्योंकि ये एंगल 60 है, तो ये हमारा आ जाएगा ये 2 कट जाएगा, तो ये 3f स्क्वायर आ जाएगा। तो F3 बराबर हो जाएगा, अब ये 3f स्क्वायर, अब इसको अगर रूट हटाएंगे तो रूट 3f आ जाएगा F3। तो यही देखिए F3 का मॉड जो है रूट 3f है और मॉड ऑफ F1 और मॉड ऑफ F2 f है। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को निकाल लेंगे। ये एंगल बस आपको याद रहे कि बलों के बीच एंगल कितना है, सीधा यही फार्मूला लगाइए और आंसर निकल आएगा। अब देखिए सारी चीज़ें जो लिखी हैं वो तो हमने बता दिया, अब थोड़ा सा हल देख लेते हैं। तो कह रहा है कि चित्र 1.10 में दर्शाए अनुसार ए पर स्थित आवेश Q पर अन्य आवेशों जैसे B पर स्थित Q के कारण बल F12 BA के अनुदिश होगा, जो हमने बताया वही चीज लिखा गया है, तथा C पर स्थित -Q के कारण बल F13 ये F13 AC के अनुदिश A और ये इधर ऊपर C है। F1 बराबर F R1 कैप अगर सदिश की बात करें, एवं जहाँ यहाँ R1 बराबर BC के अनुदिश एकांक सदिश है। R1 जो है हमारा BC के अनुदिश। अब देखिए ये जो F1 है ये बल इधर को लग रहा है, ये रेखा इसके समांतर है, तो इसीलिए BC के अनुदिश कह रहा है F1 को, क्योंकि अगर ये रेखा आगे खींच दिया जाए तो इसके समांतर है, तो इसको भी हम BC लिख सकते हैं क्योंकि इसके समांतर, तो वही कह रहा है BC के अनुदिश। BC के अनुदिश एकांक सदिश है R1 कैप, BC के अनुदिश एकांक सदिश है। आवेशों के प्रत्येक युगल के लिए अब देखिए जिधर बल लगे उसी के अनुदिश एकांक सदिश लिया जाता है। आवेशों के प्रत्येक युगल के लिए आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बलों के परिमाण F समान है, और जैसी बात है F समान है ही, क्योंकि यहाँ पर Q है, यहाँ पर Q है, यहाँ पे -Q है, केवल चिन्ह का अंतर है। तो सीधा फार्मूला लिख दिया F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर होता था, तो सब Q है, तो Q1 Q2 की जगह Q रखेंगे तो Q स्क्वायर हो जाएगा, R की जगह उसने L माना है तो L स्क्वायर हो गया। तो सब के बलों के परिमाण समान है। इस प्रकार B पर स्थित आवेश Q पर कुल बल कितना लगेगा, F2 बराबर FR2 कैप, ये एकांक सदिश, क्योंकि ये सदिश की बात की जा रही है, बड़े से लिखा है, ये F हमारा परिमाण है, तो F2 वेक्टर F2 का है, या परिमाण लिख के एकांक सदिश का गुणा कर दें, तो F2 बराबर FR2 कैप, ये हो जाएगा F2 के लिए। इसके लिए R1 लिखा था तो इसके लिए R2। अब R2 का जो एकांक सदिश है उसकी दिशा किधर होगी, AC की तरफ। देखिए AC इसके समांतर है, इसीलिए AC लिखा गया है, ऐसे जाएगा ना ये बल इस तरह, तो ये हो जाएगा। अब कह रहा है इस प्रकार C पर स्थित आवेश -Q पर कुल बल F3 बराबर √3F कैप है। अब देखिए यहाँ पर R कैप नहीं लिखा है, N कैप लिखा है। उसका कारण ये है
कि इसके समांतर कोई भी रेखा नहीं है, तो इसलिए यन कैप लिख दिया कि मतलब यन है पता नहीं क्या, तो इसके जो भी सदिश होगा सब इसकी तरफ उसको यन कैप मान लिया। देखिए कह रहा है यहाँ यन कैप एकांक सदिश है जिसकी दिशा कोण बीसीए को समद्विभाजित करने वाली रेखा के अनुदिश है। जाहिर सी बात है कि ये जो रेखा है इस कोण को बीच से विभाजित कर रही है, क्योंकि इन बलों के परिमाण बराबर हैं। तो जब बलों के परिमाण बराबर होंगे तो ये बल जो परिणामी बल होगा इस कोण के बीचों बीच होगा, यानी कोण को दो बराबर भागों में बांटेगा। इसीलिए कह रहा है एकांक सदिश की दिशा इस कोण को बांटने वाली जो F3 रेखा है इसके अनुदिश होगा। यहाँ रोचक बात यह है कि तीनों आवेशों पर लगे बलों का योग शून्य है, अर्थात F1 + F2 + F3 बराबर 0। यह परिणाम चौंकाने वाला नहीं है। यह इस तथ्य का अनुसरण करता है कि कूलाम नियम तथा न्यूटन के तृतीय नियम के बीच सामंजस्य है। इस कथन की निष्पत्ति आपके अभ्यास के लिए छोड़ी जाती है, तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर हम जैसे इसके ऊपर वाला क्वेश्चन हमने किया था, तो यहाँ पर अगर हम एक पॉइंट बना दें इस जगह पर और पॉइंट से F3 जो बल है उसको ऐसे दिखा दें, F2 बल है इसको ऐसे दिखा दें, F1 बल है इसको ऐसे दिखा दें, इस तरह से F1 की दिशा हमने इसके पैरेलल ये खींच लिया, इसके पैरेलल ये खींच लिया और इसके पैरेलल ये खींच लिया। तो अब ये हमारा F3 हो गया, ये F2 हो गया, ये F1 हो गया। अब ये सारे कोण हमारे 120 डिग्री हैं, 120, ये भी 120, ये भी 120। क्यों 120 है? क्योंकि ये पूरा सर्किल में कोण बनेगा। वृत्त के अंदर कोण देखा जाए तो 360 डिग्री होता है, इसीलिए प्रत्येक 120 डिग्री है। अभी जब ये 120 डिग्री पर इन बलों का परिणाम हमने परिणामी निकाला था तो F ही आया था। तो इसका परिणामी ये अगर 120 डिग्री के कोण पर हैं तो इनके बीच का परिणामी F ही आएगा। और F3 भी बराबर F है, F2 बराबर भी F है और F1 बराबर भी F है। इस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं। ये नहीं ध्यान देना कि F3 बराबर √3F है। यहाँ पर कोण 120 डिग्री हो गया, यहाँ पर 60 डिग्री था। तो मैं इस तरह इस स्थिति की बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर सारे कोण 120 डिग्री हो गए, तो सारे बराबर बल हैं। अब अगर इसकी बात की जाए तो यहाँ पर 120 डिग्री था, तो हमने निकाला था कि इन दोनों का परिणामी F आया था। तो इसका मतलब इन दोनों का परिणामी भी इस दिशा में F आएगा, इस दिशा में, मतलब इसके 90 डिग्री पर, अरे इसके डायरेक्ट विपरीत दिशा में। इसके डायरेक्ट विपरीत दिशा में, मतलब इस तरह से। तो ये हमारा परिणामी बल हो जाएगा। तो ये भी F3 बराबर F हो जाएगा और ये F1 और F2 का परिणामी, चूंकि ये F है और 120 डिग्री पर लगे हैं तो F ही होगा। तो ये F इस F को कैंसिल कर देगा और परिणामी 0 आ जाएगा, क्योंकि इसकी दिशा इधर है, इसकी दिशा इधर है। अब जो न्यूटन का तीसरा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है वो क्या है कि अगर आप किसी के गाल में एक तमाचा मारेंगे तो उसके गाल में जितना तेज लगेगा उसका गाल भी आपके हाथ पे उतना ही तेज मारेगा, यानी आपके हाथ में भी उतना ही तेज लगेगा। यानी गाल पे मार रहे हैं तो आपके हाथ पे लग रहा है, तो गाल की तरफ मार रहे हैं तो उसका उल्टा आपके हाथ की तरफ लग रहा है। तो इसलिए ये बात को समझिए कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम ये है। तो इसका मतलब इधर का बल है और इधर का बल है, तो एक दूसरे के विपरीत, यानी क्रिया प्रतिक्रिया यहाँ भी दिख रही है। इसलिए इसे न्यूटन के तृतीय नियम से
तुलना की गई है। तो इस प्रकार से हम लोग इस क्वेश्चन को कर लेंगे। अब इसके बाद आ जाता है नई हेडिंग हमारे पास, विद्युत क्षेत्र। अंग्रेजी में इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए, अगर मोटी मोटी भाषा में देखा जाए तो जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि कोई विद्युत आवेश है, वो कहाँ तक अपना क्षेत्र प्रभाव रखता है। क्षेत्र का मतलब प्रभाव, और इसी क्षेत्र के नाम से क्षेत्रफल नाम पड़ा है। तो अगर कोई एक प्लेन है तो उसमें लंबाई चौड़ाई होगी तो उसको क्षेत्रफल कह देते हैं, और अगर कहीं खाली स्थान में जहाँ लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब है तो उसी को हम लोग आयतन कह देते हैं। तो विद्युत क्षेत्र का मतलब कोई आवेश है, वो कहाँ तक अपना प्रभाव दिखा सकता है, उस पूरे क्षेत्र को क्षेत्रफल बोलेंगे। इसको देख लेते हैं। तो कह रहा है माना निर्वात में एक बिंदु आवेश यानी पॉइंट चार्ज कैपिटल क्यू मूल बिंदुओं पर रखा है। तो ये पर देखिए मूल बिंदु रख दिया गया, यहाँ पर मूल बिंदु है, यहाँ पर कैपिटल क्यू चार्ज रखा गया। यदि एक अन्य बिंदु आवेश स्मॉल क्यू बिंदु पी पर रखा जाए, यहाँ पर देखिए P नहीं दिखाई दे रहा है, माना होगा कोई पॉइंट। तो कह रहा है कि बिंदु P पर रखा जाए जहाँ OP = R। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर कोई P पॉइंट माना है और इसको केंद्र को O माना है, तो ये OP = R यानी बीच की दूरी। तो आवेश कैपिटल क्यू कामा क्यू पर कूलाम के नियमानुसार बल लगाएगा। तो जाहिर सी बात है कि कोई बिंदु आवेश यहाँ पर अगर रखा गया है स्मॉल क्यू, यहाँ पर P पॉइंट पर, ये नीचे लिख देते हैं स्मॉल क्यू, ये पॉइंट P है हमारा। तो ये Q कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू के बीच में बल लगेगा। और बल लगने का मतलब है, जाहिर सी बात है कि दोनों में चिन्ह का अंतर नहीं है, एक ही चिन्ह के हैं, तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो बल लगाएगा। हम यह प्रश्न पूछ सकते हैं कि यदि आवेश स्मॉल क्यू को हटा लें तो कैपिटल क्यू के परिवेश में क्या बचेगा? क्या कुछ भी नहीं बचेगा? यदि ऐसा है तो P पर आवेश Q रखने पर इस पर बल कैसे लगता है? तो इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए प्रारंभिक वैज्ञानिकों ने क्षेत्र की अवधारणा प्रस्तुत की। तो ध्यान दीजिए इसको कि क्षेत्र शब्द का मतलब क्या है। ये बहुत अच्छी बात है कि क्षेत्र शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो इनके अनुसार हम कहते हैं कि आवेश कैपिटल क्यू अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। जब इसमें कोई अन्य आवेश स्मॉल क्यू बिंदु P पर लाया जाता है तो क्षेत्र इस पर बल आरोपित करता है। किसी बिंदु R पर आवेश कैपिटल क्यू द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र। तो देखिए ये R बीच की दूरी है, ये R लिखा हुआ है, ये स्मॉल क्यू है, कैपिटल क्यू है। तो स्मॉल क्यू पर बिंदु आवेश पर कैपिटल क्यू द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, अभी तक हम बल पढ़ते थे, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र पढ़ रहे हैं। तो देखिए जब हम बल पढ़ते थे तो फार्मूला हमारा होता था F = 1/4 πε0 Q1 Q2/R²। अब यहाँ पर देखिए हमारा आ गया विद्युत क्षेत्र।
तो इस पर मान लीजिए निकाल रहे हैं इसके द्वारा, तो जिसके द्वारा निकालेंगे उसी का इस पर प्रभाव रहेगा। तो जिसके द्वारा निकालेंगे तो उसी को ऊपर लिखेंगे और आर स्क्वायर वैसे ही रहेगा। तो देखिए ई कैपिटल ई है, कोष्ठक में आर लिखा है क्योंकि दूरी आर है, 1/4 कैपिटल क्यू के कारण निकालना है स्मॉल क्यू पर, तो कैपिटल क्यू हो गया अपन आर स्क्वायर, ये बीच की दूरी है, दूरी का परिमाण है देखिए क्योंकि स्मॉल से लिखा गया। और यहाँ पर आर कैप हो गया यानी एकांक सदिश हो गया आर की दिशा में, ये जो दो आवेश है इनकी इधर दिशा में। तो इसी को 1/4 कैपिटल क्यू अपान आर स्क्वायर इंटू आर कैप लिख दिए। तो ये हमारे पास एक फार्मूला निकल के आ गया विद्युत क्षेत्र का। अब यहाँ पर आर कैप इक्वल टू आर अपान मोड ऑफ आर, या ये कहें कि आर कैप इक्वल टू यानी एकांक सदिश इक्वल टू सदिश आर अपान उसका परिणामी आर, ये हो जाएगा। अब कह रहा मूल बिंदु से बिंदु आर तक मात्रक सदिश है, तो ये आर कैप जो है जिसको हम एकांक सदिश कहते हैं, यह मूल बिंदु से बिंदु आर तक मात्रक सदिश है। मात्रक का मतलब जिसको एकांक सदिश हम कहते हैं, तो ये चीज है। इस प्रकार अब ये देखिए सदिश वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से बताया गया है। इस प्रकार समीकरण 1.6 स्थित सदिश आर के प्रत्येक मान के लिए विद्युत क्षेत्र का संगत मान बताती है। तो ये ई जो है विद्युत क्षेत्र जो है ये कह रहा है कि स्थित सदिश आर के प्रत्येक मान के लिए विद्युत क्षेत्र का संगत मान बताती है। यानी विद्युत क्षेत्र किस प्रकार से इस, आप देखिए चूंकि समझिए कि सदिश शब्द यहाँ पर क्यों आ गया, क्योंकि जैसे जैसे ये दूरी घटती बढ़ती है वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र का परिमाण में अंतर आएगा। जैसे हम क्यू को इसके पास लाएं तो परिमाण बढ़ता जाएगा, दूर ले जाएं तो घटता जाएगा विद्युत क्षेत्र का असर। तो इसलिए ये सदिश रखना पड़ता है एकांक सदिश। शब्द क्षेत्र यह बताता है कि किस प्रकार कोई वितरित राशि जो सदिश अथवा अदिश हो सकती है स्थिति के साथ परिवर्तित होती है। इसको ध्यान रखना है कि जो शब्द क्षेत्र है ये जरूरी नहीं कि आपका सदिश ही हो, अदिश भी हो सकता है। तो कह रहा है किस प्रकार से जो है स्थिति के साथ इसका प्रभाव बदलता है उसको प्रकट करता है। तो यही कह रहा है कि शब्द क्षेत्र यह बताता है कि किस प्रकार कोई वितरित राशि जो सदिश अथवा अदिश हो सकती है स्थिति के साथ परिवर्तित होती है। ऐसी बात है इसके नजदीक ज्यादा प्रभाव रहेगा क्षेत्र का, दूर कम रहेगा। तो आवेश के प्रभाव को विद्युत क्षेत्र के अस्तित्व में समाविष्ट किया गया है। आवेश कैपिटल क्यू द्वारा आवेश स्मॉल क्यू पर आरोपित बल एफ को हम इस प्रकार प्राप्त करते हैं। तो अब इसके द्वारा लगाया गया जो बल है उसको किस प्रकार से हम प्राप्त करेंगे उसके बारे में जो है यहाँ बताया जा रहा है। तो यह बराबर 1/4 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपान आर स्क्वायर, आर कैप हो जाएगा जैसे पीछे लिखते थे Q1 Q2, तो Q1 हमारा कैपिटल क्यू हो जाएगा, Q2 स्मॉल क्यू हो जाएगा अपान आर स्क्वायर, बीच की दूरी हो जाएगी और ये आर कैप हमारा एकांक सदिश हो जाएगा। क्योंकि हम यहाँ कैपिटल एफ लिखा गया मतलब ये सदिश के रूप में बल को देख रहे हैं, उसका परिमाण नहीं सदिश है। ध्यान दीजिए आवेश स्मॉल क्यू भी आवेश कैपिटल क्यू पर परिमाण में समान परंतु दिशा में विपरीत बल आरोपित करता है। क्योंकि क्रिया प्रतिक्रिया का न्यूटन का जो तीसरा नियम है कूलाम के नियम से समानता रखता है, इसीलिए कह रहा है कि ऐसा नहीं है कि कैपिटल क्यू ही स्मॉल क्यू पर बल लग रहा है, समान और विपरीत दिशा में स्मॉल क्यू भी इस कैपिटल क्यू पर बल लगा रहा है, ये ध्यान देना है। तो कैपिटल क्यू तथा स्मॉल क्यू आवेशों के बीच स्थिर वैद्युत बल को हम आवेश स्मॉल क्यू तथा कैपिटल क्यू के विद्युत क्षेत्र के बीच अन्योन्य क्रिया अथवा विलोमता के रूप में समझ सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये स्मॉल क्यू जो है इसका भी क्षेत्र है
कैपिटल क्यू जो है इसका भी क्षेत्र है और दोनों अपने एक दूसरे के क्षेत्र को प्रभावित कर रहे हैं और दोनों के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, यानी अन्योन्य क्रियाएं हो रही हैं, यानी एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं और दोनों एक दूसरे के विपरीत प्रभाव दिखा रहे हैं। तो इसीलिए विलोमतः शब्द लिखा है कि अन्योन्य क्रिया अथवा विलोमतः के रूप में समझ सकते हैं। यदि हम आवेश Q की स्थिति को सदिश R द्वारा निर्दिष्ट करें तो यह Q की अवस्थित पर एक बल F का अनुभव करता है जो आवेश q तथा विद्युत क्षेत्र E के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये कह रहा है कि अगर अब हम बल और क्षेत्रफल के आपस में सामंजस्य की बात करें तो बल और क्षेत्रफल के बीच एक सामंजस्य होता है कि बल बराबर आवेश गुणित क्षेत्र, जो विद्युत क्षेत्र है उसका गुणनफल होता है। तो ये भी हमारा एक नया फार्मूला निकला है, F = QE, और सदिश के लिए RR ब्रैकेट में लिख दिया क्योंकि R दूरी पर है, ब्रैकेट में R दूरी पर है, इसलिए एकांक सदिश कह सकते हैं। एकांक सदिश नहीं क्योंकि R कैप होता है, जो दूरी है उसको सदिश दूरी को सदिश के रूप में ले रहा है, इसलिए क्योंकि इसकी दिशा निश्चित, दिशा का मतलब दोनों आवेशों की तरफ। समीकरण 1.8 विद्युत क्षेत्र की SI मात्रा को न्यूटन प्रति कूलाम के रूप में परिभाषित करता है। जाहिर सी बात है कि E की बात करें तो ये Q इसके नीचे चला जाएगा, तो F का मात्रक न्यूटन होता है बल का और आवेश का कूलाम होता है, तो इसलिए न्यूटन प्रति कूलाम के रूप में परिभाषित करती है, लिखा गया है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ की जा सकती हैं, कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणी की जा सकती है। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों ने ये समझा कि थोड़ा सा एक चीज़ हमने ये ऊपर वाले फिगर के बारे में तो ध्यान दिया, ये कैपिटल Q में, नीचे वाले में यहाँ पर -Q हो गया। देखिए तो -Q का मतलब ये +Q है, तो इसमें देखिए बल रेखाएं बाहर की ओर हैं, ये विद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं जो है बाहर की ओर हैं और ये -Q में अंदर की ओर है। अब देखिए इसमें आदमी भूल सकता है, तो ये धन चार्ज है, धन का मतलब इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकला होगा तो बाहर की ओर हो गई। देखिए कि इलेक्ट्रॉन निकल गया है बाहर तो बाहर की ओर। इसमें ऋण का आवेश क्यों आया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर से आया होगा, तो देखिए बाहर से अंदर की ओर है। तो इस तरह से आपको याद रहेगा कि प्लस वाले में बाहर की ओर बल रेखाएं होंगी और माइनस वाले में अंदर की ओर। अब यहाँ पर देखिए टिप्पणी थोड़ा सा देख लेते हैं कि समीकरण 1.8 से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि यदि Q एकांक है, यदि Q को मतलब 1 कूलाम मान लिया जाए या एकांक मान लिया जाए, तो आवेश कैपिटल Q के कारण विद्युत क्षेत्र का आंशिक मान उसके द्वारा आरोपित बल के बराबर होता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर इसको 1 मान लिया जाए तो F बराबर E हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र का आंशिक मान इसके द्वारा आरोपित बल के बराबर हो गया, यानी F = E, मतलब जो विद्युत क्षेत्र लग रहा है वही बल के बराबर हो जाएगा। अगर इस Q को एकांक मान लिया जाए यानी 1 मान लिया जाए, तो कुल मिलाकर जो विद्युत क्षेत्र है वो बल को ही परिभाषित करता है। इस प्रकार दिक् स्थान यानी खाली स्थान, जिसको फ्री स्पेस कहते हैं, में किसी बिंदु पर आवेश कैपिटल Q के कारण विद्युत क्षेत्र को उस बल के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसे कोई एकांक धन आवेश उस बिंदु पर रखे जाने पर अनुभव करता है। तो वही बात हो गई, अगर इसको 1 मान लिया जाए तो F ही E है, यानी विद्युत क्षेत्र ही बल है। तो कहने का मतलब अगर हमें परिभाषा लिखना हो विद्युत क्षेत्र की, तो ये कह सकते हैं कि दिक् स्थान यानी खाली स्थान पर कोई बल रख दिया जाए अगर, तो उस बल का जो दिक् स्थान मतलब खाली स्थान पर कोई एक चार्ज Q है और उसके पास कोई एकांक आवेश स्मॉल q लाया जाए, तो उस पर जो बल का अनुभव होगा वही हमारा एकांक धनावेश। ध्यान दीजिए धनावेश कह रहा है परिभाषा में, इसलिए कि हम लोग एक यूनिक परिभाषा यानी अद्वितीय परिभाषा बना सकें, इसलिए लिखा गया।
तो दिक् स्थान में स्थित बिंदु पर आवेश कैपिटल Q के कारण विद्युत क्षेत्र को उस बल के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसे कोई एकांक धनावेश उस बिंदु पर रखे जाने पर अनुभव करता है। तो इसी फार्मूलों से सीधा हम परिभाषा बना सकते हैं। अब देखिए आगे कह रहा है कि अगले अध्याय में विद्युत क्षेत्र के लिए एक अन्य वैकल्पिक मात्रक वोल्ट प्रति मीटर पर विचार किया जाएगा। तो आगे आएगा तो देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए आगे कह रहा है कि वो आवेश कैपिटल Q जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है स्रोत आवेश कहलाता है, यानी सोर्स आवेश, तथा आवेश स्मॉल Q जो स्रोत आवेश के अनुभव का परीक्षण करता है तो उसे हम परीक्षण आवेश कहते हैं। तो स्रोत आवेश और परीक्षण आवेश आप लोग समझ चुके। ध्यान दीजिए स्रोत आवेश को अपनी मूल अवस्थिति पर ही रहना चाहिए, तथापि यदि किसी आवेश स्मॉल Q को कैपिटल Q के चारों ओर कहीं लाया जाता है तो कैपिटल Q स्वयं भी आवेश Q के कारण वैद्युत बल का अनुभव करने के लिए बाध्य है और उसमें गति करने की प्रवृत्ति होगी। तो जाहिर सी बात है कि कूलाम ने बताया था कि दो आवेश अगर कुछ दूरी पर तो दोनों एक दूसरे पे बल लगाते हैं। तो अगर हम स्मॉल Q को छोड़ दें तो कैपिटल Q की तरफ आने लगेगा, और अगर स्मॉल Q को स्थिर रख के पकड़ लें तो कैपिटल Q उसके पास आने लगेगा। तो दोनों एक दूसरे की तरफ गति करने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो वही कह रहा है कि Q स्वयं भी आवेश Q के कारण वैद्युत बल का अनुभव करने के लिए बाध्य है और उसमें गति करने की प्रवृत्ति होगी। इससे मुक्ति का केवल एक ही उपाय है कि हम Q को उपेक्षणीय छोटा बनाएं, तब बल F उपेक्षणीय छोटा होता है, परंतु अनुपात F/Q एक परिमित राशि होती है तथा वैद्युत क्षेत्र को परिभाषित करती है। तो कह रहा है कि अगर हमें बल के अनुभव को बहुत कम करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि Q को बहुत कम कर दें, एकदम बहुत नगण्य कर दें। तो अब ऐसा कर भी नहीं सकते क्योंकि F उपेक्षणीय छोटा होता है, परंतु अनुपात F/Q एक परिमित राशि है, यानी सीमित है, इसका कुछ मान तो आएगा ही। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो F = QE जो था उसको इस प्रकार से परिभाषित करेंगे। अगर E की परिभाषा लिखना तो F = QE था तो E = F/Q हो जाएगा, और इसको Q को बहुत कम करने के लिए लिमिट Q टेंड्स टू 0 लिख दिया, यानी Q लगभग 0 के बराबर, यानी बहुत कम है, ताकि हम E को सही परिभाषित कर सकें कि E क्या है। अगर 1 भी मानते हैं तो भी बहुत बड़ा अंतर पड़ जा रहा है, तो लगभग 0 के यानी बहुत कम मात्रा इसकी मानेंगे। तो ये फार्मूला निकल के तैयार हो गया। इस समस्या कौन सी है? आवेश Q को आवेश स्मॉल Q की उपस्थिति के कारण विक्षुब्ध न होने देना, यानी इतना कम कर दिया जाए कि ये बल के कारण, कैपिटल Q के बल के कारण स्मॉल Q इधर उधर गति न करने लगे। तो उस समस्या के निदान के लिए कह रहा है से मुक्ति का एक व्यवहारिक उपाय यह है कि आवेश Q की किन्हीं अनिर्दिष्ट बलों द्वारा अपनी अवस्थिति पर बांधे रखा जाए। यानी ये जो कैपिटल Q है इस पर कुछ ऐसे बल लगा दिए जाएं, जैसे दो बल Q हैं, कैपिटल Q स्मॉल Q, तो कैपिटल Q को पकड़े रहा जाए हाथ से, तो स्मॉल Q ही केवल चल सकता है, कैपिटल Q स्थिर रहेगा। तो पकड़ लें या इस पर ऐसे विद्युत बल लगा दें चारों ओर से कि ये अपनी जगह स्थिर रहे, कि स्मॉल Q जो बल लग रहा है उसके विपरीत एक उतना ही बराबर बल लगा दें, जैसा अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि जितना बल लग रहा है उसके विपरीत लगा दें, तो एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देगा, तो बल 0 हो जाएगा, तो अपने स्थान पे बना रहेगा। तो वही कह रहा है कि ऐसा करके हम लोग विभिन्न प्रकार के बल लगा करके Q को अपनी स्थिति पर रख सकते हैं। यह विलक्षण प्रतीत हो सकता है, मतलब अजीब जैसा लग रखता है, परंतु व्यवहार में ऐसा ही होता है, लेकिन व्यवहारिक जीवन में तो ऐसा ही होता है। जब हम आवेश की समतल चादर के कारण परीक्षण आवेश Q पर लगे वैद्युत बल पर विचार करते हैं, आवेश की समतल चादर कहने का मतलब
जैसे सरसों के दाने को आवेश मान लिया जाए और मेज पर पूरे एक परत फैला दिया जाए। तो वही कह रहा है कि जब हम आवेश की समतल चादर के कारण परीक्षण आवेश Q पर लगे वैद्युत बल पर विचार करते हैं, अनुच्छेद 1.15 अभी नीचे आएगा, तब चादर पर आवेश चादर के भीतर अनिर्दिष्ट आवेशित अवयवों द्वारा लगे बलों के कारण अपनी अवस्थितियों पर ही बंधे रहते हैं। तो बहुत सारे अगर मेज पर सरसों के दाने बिछा दिए जाएं और प्रत्येक को आवेश माना जाए तो इतने सारे सरसों के दाने हो जाएंगे कि एक दूसरे की तरफ बल जो लगाएंगे तो एक दूसरे के प्रभाव को निर्दिष्ट करते रहेंगे, निरस्त कर देंगे एक दूसरे के प्रभाव को। तो वही कह रहा है कि जब हम आवेशित की समतल चादर के कारण परीक्षण आवेश Q पर लगे वैद्युत बल पर विचार करते हैं, तब चादर पर आवेश चादर के भीतर अनिर्दिष्ट आवेशित अवयवों, मतलब जितने भी आवेशित कंपोनेंट हैं, द्वारा लगे बलों के कारण अपनी अवस्थितियों पर ही बंधे रहते हैं। मतलब एक दाएं तरफ लग रहा है तो एक उसके बाएं तरफ लग रहा है, तो दाएं वाला बाएं वाले को निरस्त कर देगा। तो इसी प्रकार कहने का मतलब कि कुल मिला के पूरे जो अवयव हैं यानी कंपोनेंट हैं वो एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं और सारे सरसों के दाने मेज पर ही पड़े रहते हैं, यानी उन पर बल जो है वो निरस्त हो जाता है। अब देखिए नीचे कह रहा है, अब यहाँ पर ये अनुच्छेद 1.15 कह रहा है तो इसको देख लेते हैं। अब अनुच्छेद 1.15 जब आएगा तो देखते हैं, भी आगे हम लोग पढ़ते हैं। अब कह रहा है कि ध्यान दीजिए, आवेश कैपिटल Q के कारण विद्युत क्षेत्र E की परिभाषा यद्यपि प्रभावी रूप से परीक्षण आवेश स्मॉल q के पदों में की जाती है, तथापि यह Q पर निर्भर नहीं करती है। इसको ध्यान दीजिए बहुत अच्छे से कि जो कैपिटल Q है उस पर विद्युत क्षेत्र की जो हम परिभाषा लिखते हैं तो बताते हैं कि परीक्षण आवेश Q को जब निकट लाया जाता है उसका जो प्रभाव होता है वही विद्युत क्षेत्र होता है कैपिटल Q का स्मॉल q पर, जो स्मॉल q परीक्षण आवेश है। लेकिन कैपिटल Q का जो विद्युत क्षेत्र है वो स्मॉल q पर निर्भर नहीं करता है। ध्यान दीजिए, कोई दूसरा भी हम लाएंगे तो Q पे जो विद्युत क्षेत्र है वो तो Q का है ना, इस स्मॉल q से मतलब ही नहीं है। ध्यान दीजिए इस बात को। भाई मेरा जो स्वभाव है वो कोई दूसरा मेरे पास आता है तो मैं अपना ही स्वभाव प्रकट करूंगा ना उसके सामने, उसके स्वभाव से मुझे क्या मतलब। तो Q का जो स्वभाव है वो अपना अलग है, जो कैपिटल Q का है वो स्वभाव इस स्मॉल q पे थोड़ा निर्भर करेगा। तो इसका कारण यह है कि बल F आवेश स्मॉल q के अनुक्रमानुपाती है, इसलिए अनुपात F/Q आवेश Q पर निर्भर नहीं करता है। तो उसका कारण क्या बता रहा है कि इसका कारण यह है कि जो बल F है वो Q के अनुक्रमानुपाती है, क्योंकि F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/R² लिखते हैं। तो F कैपिटल Q और स्मॉल q दोनों के अनुक्रमानुपाती है, दोनों के अनुक्रमानुपाती है। तो यहाँ पर कह रहा है जो कैपिटल F है Q के अनुक्रमानुपाती है, इसलिए अनुपात F/Q, जो अनुपात है F/Q आवेश Q पर निर्भर नहीं करता है। तो ये बात देखिए जो कह रहा है कि ध्यान दीजिए, आवेश Q के कारण विद्युत क्षेत्र E की परिभाषा यद्यपि प्रभावी रूप से परीक्षण आवेश Q के पदों में की जाती है, तथापि यह Q पर निर्भर नहीं करता। अभी हमने बता दिया कि जो कैपिटल Q का स्वभाव है उसका अपना है, इस स्मॉल q से मतलब ही नहीं है। तो इसका जो क्षेत्र होगा विद्युत क्षेत्र वो इसका अपना है, इससे मतलब नहीं है। केवल ये परीक्षण कर सकता है कि Q का विद्युत क्षेत्र कहाँ तक है। तो इसका कह रहा है, इसका कारण यह है कि बल F आवेश Q के अनुक्रमानुपाती है। यही सी बात है कि कैपिटल Q स्मॉल q के बीच अगर बल निकालें तो F बराबर 1/4πε0 कैपिटल Q इंटू स्मॉल q/R² हो जाएगा। R बीच की दूरी है। तो कह रहा है कि समानुपाती है तो जैसी बात है F समानुपाती हो जाएगा स्मॉल q के। तो कह रहा है F आवेश Q के समानुपाती है, यानी अनुक्रमानुपाती है, इसलिए अनुपात F/Q आवेश Q पर निर्भर नहीं करता है।
समानुपाती होने अनुक्रमानुपाती होने के कारण जो अनुपात F/Q है वो आवेश Q पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि F Q के अनुक्रमानुपाती है, तो इसलिए इसका अनुपात F/Q आवेश Q पर निर्भर नहीं करता। अब इसको गहराई से समझिए कि जब ये समानुपाती है यानी अनुक्रमानुपाती है F/Q, तो F/Q जब F और Q समानुपाती, इसको लिख लेते हैं और समझ लेते हैं अच्छे से। कह रहा है F इज प्रोपोर्शनल टू Q और F/Q। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब जितना इसमें परिवर्तन होगा उसी हिसाब से इसमें परिवर्तन होगा, तो जितना इसमें परिवर्तन होगा उसी हिसाब से इसमें परिवर्तन होगा, तो ये इसका अनुपात हमेशा कांस्टेंट रहेगा, इसलिए इस Q पर निर्भर नहीं करेगा, इन दोनों पर निर्भर करेगा ना, जितना ये चेंज होगा उतना ही चेंज होगा, तो ये हमेशा नियत रहेगा क्योंकि समानुपात में बदलना है। तो इसलिए कह रहा है कि अनुपात F/Q आवेश Q पर निर्भर नहीं करता। कैपिटल Q के कारण स्मॉल q पर बल आवेश Q की किसी विशेष अवस्थिति से आवेश कैपिटल Q के चारों ओर के दिक् स्थान में कहीं भी हो सकती है। ऐसी बात है जहाँ पर विद्युत क्षेत्र है वहाँ पे कहीं भी बल लग सकता है। इस प्रकार कैपिटल Q के कारण विद्युत क्षेत्र कैपिटल E दिक् स्थान निर्देशांक R पर भी निर्भर करता है। देखिए R पर निर्भर करेगा, R पर इसलिए निर्भर करेगा क्योंकि जो आवेश है उस Q है, इसके दूर जाने पर विद्युत क्षेत्र घटेगा, पास आने पर बढ़ेगा, क्योंकि 1/r² होता है, तो व्युत्क्रमानुपात है स्क्वायर में वर्ग के, तो इसलिए जब इस R चेंज होगा तो E भी चेंज होगा। इसीलिए कह रहा है कि Q के कारण विद्युत क्षेत्र E दिक् स्थान निर्देशांक R पर भी निर्भर करता है। सारे दिक् स्थान में आवेश की विभिन्न स्थितियों के लिए हमें विद्युत क्षेत्र E के भिन्न मान प्राप्त होते हैं। अलग अलग स्थान पर E के अलग अलग मान होंगे, क्योंकि अलग अलग जगह पर विद्युत क्षेत्र अलग अलग है। विद्युत क्षेत्र का अस्तित्व त्रिविमीय दिक् स्थान के प्रत्येक बिंदु पर होता है। त्रिविमीय मतलब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई सब। जैसे खाली स्थान पे कोई चीज रख दी जाए तो उसमें ऊंचाई, गहराई, लंबाई सब जगह मतलब चारों ओर। त्रिविमीय मतलब 3 डायमेंशन, तो सब जगह प्रभाव होगा। धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र आवेश से बाहर की ओर उन्मुख त्रिज्यीय होता है। इसके विपरीत यदि स्रोत आवेश ऋणावेशित है तो विद्युत क्षेत्र सदिश हर बिंदु पर त्रिज्यीय किंतु अंदर की ओर उन्मुख होता है। जैसा अभी हमने चित्र में देखा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। त्रिज्यीय होता है, ध्यान दीजिए, रेडियल में अगर वृत्त खींच के कोई बिंदु आवेश रख दिया जाए तो इसकी जो त्रिज्याएं हैं वो सब त्रिज्याओं में विद्युत क्षेत्र का अनुभव होगा। और विद्युत क्षेत्र की जो रेखाएं हैं वो धन आवेश होगा तो बाहर की ओर जाएंगी और ऋण आवेश होगा तो अंदर की ओर आएंगी। ये कहने का मतलब, चूंकि आवेश कैपिटल Q के कारण आवेश स्मॉल q पर लगे बल F का परिमाण केवल आवेश कैपिटल Q से आवेश स्मॉल q के बीच की दूरी R पर निर्भर करता है, विद्युत क्षेत्र E का परिमाण भी केवल दूरी R पर निर्भर करता है। तो कुल मिला के जो फार्मूले में दिया है उसी पर केवल निर्भर करेगा। 1/4πε0 तो हमारा कांस्टेंट है, तो उससे कोई मतलब ही नहीं है। इस प्रकार आवेश कैपिटल Q से समान दूरियों पर इसके कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र कैपिटल E का परिमाण समान होता है। तो Q से अगर दूरियां समान हो तो विद्युत क्षेत्र समान होता है। इस प्रकार किसी गोले के केंद्र पर स्थित बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र E का परिमाण उसके पृष्ठ के हर बिंदु पर समान होता है। दूसरे शब्दों में वह क्षेत्र गोलीय रूप से सममित होता है, यानी सब जगह समान आवेश होता है। तो यहाँ तक हो जाएगा।
अब अगली हेडिंग हमारी आ जाती है आवेशों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र, यानी बहुत सारे आवेश हैं तो उनके कारण विद्युत क्षेत्र हम लोग कैसे निकालेंगे, इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।